बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर तवज्जो तलब है। बड़े पैमाने पर सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं। अगरचे पानी की सतह में कमी वाक़या हो रही है, लेकिन इसके असरात, चाहे वो लोगों के घर हों, उनका रोज़गार हो, उनका माल मवेशी हो, सब कुछ हो, वो इस सैलाब की नज़र हो गया है। हमने खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से मुतासरा इलाकों से स्पेशल शोज़ किए, लोगों की सूरत हाल से आपको आगाह किया कि इस वक्त उन्हें बड़ी इमदाद की ज़रूरत है। और आप ये विजुअल्स भी देख सकते हैं कि चाहे वो सूबा सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जनूबी पंजाब हो और खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन इस वक्त सबसे बड़ी तरजीह है और हुकूमत ने भी इस हवाले से पूरी कोशिशें कर रहे हैं। पिछले दिनों अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनी गुतरेस साहब खुद आए पाकिस्तान। उन्होंने फ़िज़ाई दौरा किया, जो मुतासरा इलाके हैं उनका जायज़ा लिया और उन्होंने इस मौके पर जो मुतासरीन हैं उनसे भी गुफ्तगू की और ये वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान अकेले ये जो मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं, आफत है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। दीगर ममालिक को जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हैं कार्बन इमिशंस के हवाले से, स्पेशली जो हमारा नॉर्थ है, वो आगे बढ़े और पाकिस्तान की, और जब मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, मैं तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रहा हूँ। उसमें अमेरिका है, UK है, फ्रांस है, यूरोप है, जिनका ज़्यादा रोल है मौसमियाती तब्दीली लाने में और पाकिस्तान उसके असरात की जद में है, वो आगे बढ़ें और पाकिस्तान की इमदाद करें। इसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं। जो UN सेक्रेटरी जनरल का दौरा है, हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से भी, US एड की जानिब से भी $51 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को एड में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस की जानिब से की जा रही है। यूनाइटेड किंगडम में जो अब मौजूदा किंग चार्ल्स हैं, उस वक्त प्रिंस चार्ल्स थे, उन्होंने भी कैंपेन चलाई है। अगरचे उनका कोई ऐसा माल अभी तक नहीं आया, लेकिन वो भी कैंपेन चला रहे हैं। और सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। उन्होंने कौमी मुहिम का आगाज़ कर दिया है सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए। बराह रास्त नशरियात का उन्होंने आगाज़ किया। आप ये विजुअल्स देख सकते हैं। आज ये इनिशिएटिव लिया गया सऊदी अरब की जानिब से, क्योंकि हमारे उनके साथ बहुत पुराने दरीना ताल्लुकात हैं। ज़ाहिर बात हमारी जज्बाती वाबस्तगी भी है। तो आज कौमी मुहिम का आगाज़ किया गया है और UAE की जानिब से भी एयर ब्रिज जो है वो बनाया गया। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में, हम पहले हिस्से में अब इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर हुकूमत ने जितनी भी एड आ रही है, मुल्की और गैर मुल्की, इसमें शफाफियत को बरकरार रखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर के एग्जेक्टिव पोर्टल का बाज़ाब्ता आज इजरा किया है, जिसका मकसद यह है कि एक तो इमदाद जो आ रही है उसको यकीनी बनाया जाए कि मुस्तहिकीन को मिले, और फिर इससे आवाम को और जो शराकतदार है उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने जो अशिया भेजी हैं, रकम भेजी है, वो कहाँ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पोर्टल का इजरा भी किया गया। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। थोड़ी सी मुल्की सियासत की अगर हम बात करें तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ केस है, आज उसमें ज़मानत में तौसी हो गई 20 सितंबर तक। खातून जज ज़ेबा चौधरी साहिबा और IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद को जो धमकी आमेज़ बयान था, उस पर यह मुकदमा कायम हुआ था। आज इस सिलसिले में एक तो ये पेशरफ्त हुई है, उनकी ज़मानत में तौसी की गई है। अलबत्ता आप ये विजुअल भी देख सकते हैं। उस हवाले से खान साहब की एक तो ज़मानत में तौसी हुई है, लेकिन साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तौहीन का केस है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तौहीन का केस है, उसमें आज चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जवाब जमा कराया था, उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है और अब उनको शोकस नोटिस पेश किया गया है। खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर ली इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। असद चौधरी साहब को भी, ये भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर खान साहब के एक नशरी इंटरव्यू इस हवाले से बहुत बाज़गश्त है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। कुछ और भी उन्होंने शराइत रखी हैं, वो भी हम आगे चलकर जानेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ हम आपसे करा दीजिए। अली परवेज़ मलिक साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, मुशर्रफ नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, PTI के मरकज़ी रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शरीक गुफ्तगू, आपका बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहबा DSN लिंक पर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा करी। थैंक यू वेरी मच शर्मिला साहबा। उनका आर्टिकल भी जंग अखबार में आज छपा है, कल छपा था, जिसमें सैलाब के वाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, लिखा है उन्होंने। आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। अली परवेज़ मलिक साहब, सर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। एक बहुत बड़ी, जो इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सैलाब है, और ज़ाहिर बात है मईशत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल में अभी तो इब्तदाई तखमीने आए हैं 2000 अरब रुपए का कहा जाता है। 3 करोड़ से ज़ायद लोग इसमें इफ़ेक्ट हुए हैं। अब
आप लोग खुद भी कह रहे हैं और ये बात समझ में भी आती है कि अकेले हुकूमत नहीं कर सकती, इमदाद आनी है, उसकी ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि पिछले दिनों बड़ी एक फेक खबर भी चल रही थी, वो यूके की जो बोरियां जो कि आई कोई भी नहीं है, लेकिन उस हाल से खबर थी कि शायद वो मार्केट में सेल हो रही है और वो पता चला वो इंडिया को इमदाद गई थी। तो इन तमाम चीज़ों का भी साथ साथ मुकाबला करना है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवर भाई, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, आपने ये जो आफत हमारे सामने आज आई हुई है उसके जो नुकसानात हैं उसकी तरफ इशारा किया। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है, 1300 से ज़्यादा लोग इस आफत की नज़र हो चुके हुए। मेरे ख्याल से उनका तो अजाला किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अब जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो नंबर आपने पेश किया है उससे कहीं ज़्यादा का एस्टिमेट सामने आ रहा है। 25 से 30 अरब डॉलर का नुकसान मेरे ख्याल से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, जिसको आपको अब बहाल करने के लिए ये वसाइल इकट्ठे करने पड़ेंगे। आपको बहुत से मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे कि आपने कौन से सेगमेंट के ऊपर इस सारी रिहेबिलिटेशन का बोझ डालना है, ताकि आप उन लोगों को बहाल तो आपने करना है ना, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ जो एक और नुकसान हुआ है जिसकी तरफ मैं आपका इशारा कर दूं कि आपका जो हिसाब किताब, जो इमरान खान साहब आप जानते हैं जब एक आईनी तरीके से जब उनको निकाला गया था तो अपोजिशन की जो उस वक्त की जमातें थी उनका इल्ज़ाम यह था कि आपने मईशत को खोखला कर दिया और आपने मुल्क को डिफॉल्ट होने के बिल्कुल करीब ले आए हुए हैं। तो गुजारिश ये है कि हमने बड़ी मुश्किल से IMF का प्रोग्राम भी रिवाइव किया, मुल्क मईशत को उस दिवालियापन से भी निकालने की कोशिश की। तो जब ये सैलाब आया है तो इसने आपका सारा हिसाब किताब भी ख़राब कर दिया। गुजारिश ये है, आपको 3 अरब डॉलर के करीब तकरीबन कॉटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी एक्सपोर्ट को वहां पे मेंटेन करने के लिए। 3 अरब डॉलर की जी। इसके अलावा आपकी बिजाई गंदम की लेट होगी, आपका उसकी वजह से अंदाजा है कि 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की गंदम आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। 1-1.5 बिलियन डॉलर की आपको सब्जियां दालें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। आपकी एक्सपोर्ट के अंदर आपकी राइस की आधी से ज्यादा फसल तबाह हो गई है। पिछले साल आपने 2.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की थी, वो अगर 1-1.5 बिलियन डॉलर वहां से निकल जाता है, उसके बाद जो दुनिया के अंदर जो वैसे ही जो आपकी रिसेशनरी एनवायरनमेंट चल रही है उससे ऑलरेडी आपकी एक्सपोर्ट प्रेशर के अंदर थी। आपने देखा तेल की कीमतें भी जो हैं वो थोड़ी देर के लिए $90 से नीचे आई थी, आज फिर 93-94 डॉलर के ऊपर हो गई हैं। तो जब आप इन सारी चीजों का तखमीना लगाते हैं तो मेरा जाती अंदाजा है, और इसके ऊपर वजीर आजम साहब ने आज बहुत ज्यादा खदशे का भी उन्होंने इजहार किया है कि हमने अब वॉर फुटिंग के ऊपर उन खसारों को किस तरह से पूरा करना है उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 7-8 बिलियन डॉलर फौरन इंतजाम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपने देखा मार्केट के अंदर भी करेंसी के अंदर पैनिक आ रहा है। वो डॉलर जो उसकी दोबारा पर लग गए कि इमरान खान साहब आपको डिफॉल्ट के करीब लेके आए, आपने मुश्किल शराइत को मानते हुए IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया। IMF का प्रोग्राम रिवाइव हुआ उस फ्रेमवर्क में जब तक ये सैलाब नहीं आया था। आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट का तखमीना आप उनके डॉक्यूमेंट उठा के देख लें, 10 बिलियन डॉलर का है। आज अगर ये 7-8 बिलियन डॉलर से आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, जब अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, तो आपने जाके ये पैसे कहां से जनरेट करने? ये है वो $1 मिलियन सवाल जिसके ऊपर सारी कौम को आज इकट्ठा होने की जरूरत है। और अपनी सियासत और ये जो जलसा और ये जो बाकी के मामलात हैं, अगर उनको हम चंद देर के लिए अगर पॉज भी कर लें, मैं नहीं कह रहा बुला दें, हम इंशाल्लाह जब मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, जब हम ये आफत ज़दा जो लोग हैं इनको बहाल कर लेंगे, आबाद कर देंगे, तो हम यहीं से अपनी लड़ाई का इंशाल्लाह आगाज करेंगे। इमरान खान साहब को इंटरव्यू दिया, डॉक्टर हमायूं साहब को भी इन्वॉल्व कर लेते, उस पर तो इमरान खान साहब ने आपको ऑफर दिया है मुज़ाकरात की। मैं आपसे गुजारिश कर, इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात एक चीज पे हो सकते हैं कि आपने जो आफत ज़दा लोग हैं उनकी बहाली के अंदर अपना क्या किरदार अदा करना है। और अगर आप इस रवैये के ऊपर नजरसानी करने को तैयार हैं जिसके मुताबिक आपने 4 फेडरेटिंग यूनिट्स जो आपके अपने कंट्रोल के अंदर हैं, उनके सरबराहान को आपने फेडरल गवर्नमेंट NDMA के साथ, जिस आपने फ्लड कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात की, उसके साथ काम करने से रोका है। आप अपने रवैयों को एक दफा से नजरसानी करें, आफत से इस मुल्क को बाहर निकालें। सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर बात होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी। और जब आफत तय हो जाएगी हम अपनी सियासी लड़ाई वहां से शुरू करेंगे। वो कह रहे हैं जी अगर बात हो सकती है तो एक नुकाती एजेंडा है। वैसे बात है, आई हैव बीन टू दोज अफेक्टेड एरियाज, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का स्वात है, चाहे वो सिंध के मुतासर इलाके हैं, बलूचिस्तान है, जनूबी पंजाब, इस पे इकट्ठा होना है। आप लोगों ने वैसे 2 टेलीथॉन्स किए हैं और कहा है कि $10 बिलियन का प्लेज हुआ है। आज वो सानिया निशर साहबा कह रही थी कि 3 अरब
रुपए जो है अभी तक मटेरियलाइज हुए हैं। जो 30th को हुआ था, लास्ट हुआ था, जी, पहला था, हाँ जी, पहला। उसमें 5.3 बिलियन में से आपके पास 3.25 बिलियन, 3.03 बिलियन आ गए। अच्छी बात है। 2 बिलियन जो है ये करेंसी रुपए की बात हो रही है ना, आपने डॉलर का है, वो रुपए का है। मैं 3.2 बिलियन रुपीस की मुझे बात कर रहा हूँ। आपने डॉलर जी, वो जो pledge हुआ था वो डॉलर्स बताया, वो डॉलर का था, ठीक हाँ, है। वो इट डॉलर वाज का नॉट था। इन बिलियन डॉलर्स, इट वाज इन समथिंग लाइक मिलियंस और समथिंग लाइक दैट, लेकिन ठीक है। पाकिस्तानी रुपये के लिहाज से वो तकरीबन 10 अरब रुपए हैं। उसमें से पहले उसमें 3 उनमें से अरब। 5 अरब में से पहले 5.25 या समथिंग अरब जो है, अच्छी बात उनमें है। से तकरीबन 3 अरब और 30 लाख, अब 3 करोड़, क्योंकि वो 30 मिलियन कह रही थी। ठीक है। 30 मिलियन को जो अपने साथ क्या नाम है फवाद साहब हैं, वो 30 करोड़ कह रहे थे, लेकिन 30 मिलियन 3 करोड़ बनता है, ठीक है। मेरे लिहाज से, ओके। ठीक है। तो उस लिहाज से वो कर रहे थे, तो वो आ गए। फिर उन्होंने मैं उसके डिटेल में नहीं जाना था, उन्होंने पूरा बताया हुआ कि किस तरीके जी, से plan effect, क्या cash वो देंगे, करके, उन्होंने कहा कैश कि के अलावा cash बड़ा उन्होंने ये important बताया होता है। कि वो उसमें बाज़ लोगों ने प्लेज किया है। देखिए, जो प्लेज करते हैं ना, उसके लिहाज से उसने कहा है कि मैं ये रिहेबिलिटेशन में करूँगा। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जो उसी जगह को जहाँ पे है घर, उसी को एक पिक्चर जितना नुकसान हुआ है, और फिर ग्रेजुअली जैसे वैसे रीबिल्ड होगा, वैसे वैसे गूगल मैप में वो अपडेट होता रहेगा, सो दैट हुएवर इज फंडिंग शुड बी, वो देख सके कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए, बात ये हो जाती है कि उनका बातचीत हो, लेकिन बातचीत का मरकज जो मैं इस वक्त सैलाब जदगान की जो है वो मदद है। जब सैलाब आया था और सब लोगों ने तनकीद की थी, तो उस वक्त भी खान साहब ने उससे पहले ही कह चुके थे कि देखो मैं करूंगा, और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मैं पूरे पाकिस्तान के लिए करूंगा, ठीक है। और उन्होंने उस वक्त भी कहा था मैं इसके जो चैनलाइज करूंगा वो थ्रू गवर्नमेंट करूंगा, बिकॉज गवर्नमेंट हैज गॉट द मशीनरी टू डिलीवर। और ऑब्वियसली वी हैव गवर्नमेंट्स इन पंजाब, केपी, आजाद कश्मीर, जीबी, फेयर एनफ, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। देखिए, बात ये नहीं होती, इट्स नॉट अबाउट दैट। देखिए, जब आप इस किस्म की चीज़ आती है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर चलना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ द मेन स्ट्रीम, और उसके बाद आप बाकियों को भी ज़रूर इन्वॉल्व करते हो इसमें। वो पूरा NDMA और वो सारा प्रोविंशियल और सारी चीज़ें आपस में खुद ब खुद कोऑर्डिनेट कर लेती हैं। लेकिन देखिए, सवाल ये आ जाता है कि ये जो इतने बड़ा वो जो सैलाब आया है, उसके लिए हम लोगों ने माजी से क्या सबक सीखे हैं, ठीक है। हर एक जो है ना वो बता रहा है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर कभी किसी ने वो नहीं किया। एक तो ये था कि वन ऑफ द रीजन, जैसे अब पाकिस्तान की जो कार्बन एमिशन के वो है वो 1% है टोटल, ठीक है, बाकी हर एक का है, ठीक है। तो उस वजह से पाकिस्तान शुड एक्चुअली सू एवरीबडी एल्स कि यार तुम लोगों की वजह से नुकसान हमें हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है इसमें, जो नुकसान है आप देखिए 40% जो नुकसान हुआ है वो सिंध में हुआ है, 40% से ज़्यादा नुकसान सिंध में हुआ है। पंजाब इतने बड़ा होने के बावजूद 19% आया नहीं ना, शुक्र करें इस तरफ नहीं है शिवानी। मैं वजह बता रहा हूँ, देखिए पंजाब में भी जो नुकसान हुआ है ना, वो ज़्यादातर वो रिवर बेड्स के अंदर जो लोग रहे हैं ना, जिन्होंने उसके अंदर वो करते रहे, वहाँ करते रहे, बाकी वो करते क्यों, वहाँ पे ड्रेनेजेस, एंड आई मस्ट से कि चाहे वो पुरानी हुकूमत थी या इसमें, अच्छा ड्यूरिंग ये पिछले 5 साल में उसमें कुछ ड्रेनेज का जो रेन वाटर ड्रेनेज के उसके ऊपर भी काम हुआ है, आई एम श्योर पहले भी सारा हुआ है, तो इस वजह से पंजाब के ऊपर ऐसा नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल, जो बारिश की मिकदार है वो एक जितनी हुई है रहीम यार खान में और सखर में। आप सखर में देखो कितना नुकसान हुआ है, रहीम यार खान में देख लो कितना है, आप उस लिहाज से दूसरा देख लो, DI खान में देख लो, और उस तरफ ये राजनपुर उस तरफ करके देख लें, और तौंसा, उनके बारिश एक जितनी हुई है, लेकिन चूंकि DI खान में ये गोमल डैम और इस किस्म की चीजें हुई है, उसने उसकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस कर दी है, ठीक है। वहां पे कुछ नहीं हो। वहां पे क्या हुआ, एक्चुअली जो 4 ड्रेनेज एरियाज हैं उनमें से 3 के ऊपर कब्जा माफिया ने वो उनको रोक के रखा हुआ है। अच्छा, फिर एक और चीज ये हुई थी, आपका मकसद है कि जहां पर बेहतर निकासी आपका निजाम था, मैं ये बता रहा हूं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे मिस गवर्नेंस हुई है वहां पे नुकसान ज्यादा हुए। फॉर एग्जांपल, लेफ्ट बैंक जो था ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सिंध में, ठीक है, एंड ये अवार्ड हुआ था वर्ल्ड बैंक के थ्रू। इसको पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने रोक दिया था, ठीक है। ये सारी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप फैसले करते हो, लेकिन इसके जब नुकसान आता है उस वक्त आप उसको कर नहीं सकते हो। आपने बेसिकली, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जब ये जल्जला आया था 2005 का, उससे हम लोगों ने क्या सबक सीखा, जो बिल्डिंग बनानी है उसमें आपने 8 रेक्टर स्केल के लिहाज से आपने बिल्डिंग बना दिया। अब खुदा ना खास्ता उससे बड़ी आ जाएगी तो आफत आएगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं आएगी जितनी पहले आ सकती थी। तो पिछले
15, 16, 17 साल से एक हुकूमत एक ही जगह पे है, उन्होंने कोई डिलीवरी नहीं की और सारा नुकसान अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों ने उसकी प्रिपरेशन किया की है, क्योंकि पहले भी तो ये नुकसान हो चुका है ना, छोटे मिकदार में हुआ है। अच्छा, मैं आपको और बात बता देता हूं। अब लोग कहते हैं केपी में भी नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा लोग नहीं कहते, मैं गया हूं स्वात में। मुझे पता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, लास्ट टाइम जब 2010 में जो नुकसान हुआ था ना, वो तकरीबन 1 लाख जो क्यूबिक पानी जो था ना वो गुजरा था। इस दफा 2.5 लाख के करीब गुजरा है। लेकिन नुकसान जो है ना उतने पैमाने पे, मतलब उसका डबल नुकसान नहीं हुआ। मेरी बात सुने, उसका डबल नहीं हुआ। पानी वैसे उधर भी शर्मिला साहब विड बी इन बेटर पोजीशन टू आंसर, वहां भी बहुत पानी है, मैं उधर भी गया था। बहरीन के 40 होटल उड़ गए हैं। देखिए होटल सुन तो देना, जो दरियाए सिंध के साथ, दरियाए स्वात के साथ नहीं इजाजत थी, लोगों ने रिश्वत दे दिला के सारे होटल दोबारा बना लिए। 10 के बाद न्यू हनीमून होटल उड़ा था, दोबारा उड़ गया। मैं आपको बता देता हूँ एक बात, आपने वो बात की है, शर्मिला साहबा की बात की है, मैं उनके पास जाने से पहले मैं बताता हूँ। फिर हमारे वो मर्चेंट ऑफ वेनिस एक शख्सियत है मंसूर वसान साहब, वो वहाँ जाके कह रहे हैं वो लोग पानी में डूब रहे हैं और वो उसको तशबीह दे रहे हैं वेनिस के साथ। मतलब कैन यू इमेजिन दैट? ठीक है। अच्छा, एक और बात है, जो आपने होटल्स की बात की ना, ये स्वाद की बात की ना, होटल की बात की, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये जो स्वाद के जो दरिया है ना, उसके इर्द गिर्द आप किसी भी जगह पे जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स होते हैं ना, वहां पे ये दरिया के साइड पे, दरिया के अंदर आप चले जाए किसी जगह पे, वहां पे समंदर के अंदर लोगों ने होटल बनाए। सुनामी में वो सारे तबाह हुए, क्या उसके बाद उन्होंने नहीं बनाए? उन्होंने फिर बनाए। आप तो मतलब ठीक है, दरिया के साथ होटल बनाना ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एज फार एज यू हैव टेकन द राइट प्रिकॉशन। यस, ये टूरिस्ट रिजॉर्ट्स होते हैं इसी तरीके से पूरी दुनिया में। शर्मिला साहब, मैम आपने सुन लिया, डॉक्टर हमायूं साहब का नुक्ता जो है वो सारा इस पर है कि मिस गवर्नेंस की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। कम होता अगर हालात जो है वो बेहतर, सबक सीख लिया होता 2010 के सैलाब के बाद। जी शुक्रिया अनवार साहब। अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस हुआ इनकी थोड़ी गुफ्तगू सुन के कि इस वक्त 60% पाकिस्तान पानी के नीचे है और जो तबाहकारियाँ हैं बिलखुसूस सिंध के अंदर, उस पर भी अभी ये सियासत हो रही है। पहले भी सियासत होती रही है सिंध के ऊपर, अब भी सियासत हो रही है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इस वक्त होना क्या चाहिए था अनवार साहब? इस वक्त होना ये चाहिए था कि तमाम सियासी इख्तलाफात को हटाकर हमें मुत्तहद होके सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त भी कोशिश ये की जा रही है, बताया ये जा रहा है कि नहीं जी, सिंध में इसलिए तबाहकारियाँ ज़्यादा हैं क्योंकि सिंध में मिस गवर्नेंस है। और केपी में तो जनाब सैलाब की जद में जो पहले होटल बने थे वो चले गए, फिर दोबारा बन गए, तो बनने चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए, दुनिया भर में बनते हैं। ये अजीब व गरीब एक मंतक है और अजीब व गरीब एक गुफ्तगू है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 700% से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। और वो क्यों हुई हैं? बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। और वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को क्यों अफेक्ट कर रहा है? पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से है जो ग्रीन हाउस गैसेस लेस दैन 1% इमिट करता है। लेकिन पाकिस्तान मुतासर इसलिए होता है क्योंकि बाकी जो अमीर नेशंस हैं, जो इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करते हैं जिनका असर ग्लोबल वार्मिंग पे पड़ता है और इस वजह से पाकिस्तान मुतासर होता है। और पाकिस्तान के साथ 9 अलग ममालिक हैं जो शदीद मुतासर होते हैं। अच्छा, अब दुनिया को ये बात बतानी है, बावर कराना है। और ऑफ कोर्स जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपील की और उसके नतीजे के अंदर 1.3 ट्रिलियन प्लेज हुए, फिर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर आए, वो क्या कहते हैं जी? उन्होंने दौरा किया, उन्होंने वो बलूचिस्तान भी गए, वो केपी के भी गए, वो सिंध भी आए, लाड़काने भी आए। उन्होंने क्या कहा? व्हाट डिड ही से? उन्होंने कहा मैंने इस स्केल की क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी आज तक नहीं देखी। दिस इज़ द यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी सिंह। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इज़ नॉट एट फॉल्ट और ये जो ग्लोबल क्राइसिस है, क्लाइमेट क्राइसिस है, ये इस मैग्नीट्यूड का है कि इससे कोई भी मुल्क इस सूरत हाल में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकता।
अच्छा, अब हम यहाँ पर तो बैठ के सियासत करेंगे, कहेंगे कि नहीं जी आपका सूबा बेहतर है इसलिए वहाँ पर कम नुकसान हुआ, आपका सूबा जो है जहाँ पर आपकी हुकूमत नहीं रही है और ना रहेगी कभी, वो इसलिए मुतासर हुआ क्योंकि वहाँ पर फला फला मसला है। देखिए, मुझे अफसोस इस बात का हुआ, मंजूर वसान की बात तो लेकर आए, आई विल नॉट डिफेंड दैट, लेकिन अच्छा। मैं इनसे ये भी सवाल करूँगी कि इमरान खान साहब जब सैलाब ज़दगान से मिलने गए तो फिर वो मुस्कुरा के हंस के कहने लगे कि इतनी बारिश हुई है तो ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ हो गई, अगला वीट क्रॉप तो बम्पर क्रॉप होगा। अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों के बच्चे भी पानी में बह के मर गए हैं, जिनके घर बार माल मवेशी सब कुछ चला गया, ख़त्म हो गई ज़िंदगी उनकी, उनको क्या परवाह कि अगला क्रॉप जो है वो बम्पर होगा कि नहीं होगा। उनके पास इस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं है, तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, आप जलसे जुलूस कर रहे हैं, आप उसमें गाने बजाने लगाए हुए हैं आपने। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? अगर आपके पड़ोस में भी मैयत हो जाती है तो आप 3 दिन एहतरामन अपने घर के अंदर कोई दावत नहीं करते, कोई गाने बजाने नहीं करते। इमरान खान अगर अपने आप को लीडर कहते हैं और पाकिस्तान में तब्दीली लाते हैं तो पाकिस्तानी लोगों के लिए, इन सैलाब ज़दगान के लिए इनके दिल में कोई दर्द नहीं है? क्या वो कुछ अरसे के लिए अपनी अना को एक तरफ रख के, अपनी सियासत को एक तरफ रख के और मैं को एक तरफ रख के सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते? ठीक। बड़ी बात मैंने आज सुनी कि कहा गया कि जी मैं हुकूमत से बात, वो हुकूमत जिनको ये कहते हैं कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत है, बात करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। मुझे बड़ी खुशी होती और मैं बड़ा सराहती इमरान खान को अगर वो ये कहते कि जी इस वक्त मैं हर चीज़ छोड़ के सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए, उनकी फलाह के लिए मैं हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हूँ। ठीक। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती खान साहब को, मेरी जमात भी करती। हमने तो ये ऑफ़र भी दी कि दी इस वक्त सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम करें, ये हमारे लोग हैं। ठीक है। अगर एक सैलाब ज़दगान का बच्चा पानी में बह, यू नो पीपल हैव हैड टू मेक डिफ़िकल्ट लाइफ क्लेमिंग डिसीशंस। आपको पता है, एक शख्स को ये फैसला करना पड़ा कि क्या मैं अपनी गाय को बचा लूँ ताकि वो मेरे बाकी बच्चों को खाना दे सके, दूध पिला सकूँ मैं, या उस बच्चे को बचा लूँ जो पानी में बह के जा रहे हैं। ठीक कह रही हैं। ये फैसले अगर खुदा ना खास्ता आप में से, मुझ में से किसी को करने पड़े तो क्या हमारे दिल में? आई एग्री, बहुत मुश्किल सूरत है। मतलब ये किस किस्म के लोग हैं जो आज भी इस पे सियासत कर रहे हैं? आपको पता है कि महर से एक बच्ची आई है 2 साल की, उसका नाम है खैर खातून। यहाँ कराची में एक स्कूल के कैंप के अंदर है जिसको हमने सलाम मुतासरीन के लिए मुख्तसस किया है जी। 2 साल की बच्ची है वो, उसका नाम है खैर खातून। वो अपनी दादी के साथ आई है, 70 साल की उसकी दादी है। उस बच्ची के दोनों माँ बाप सैलाब में बह के मर गए। अब वो दादी लिपट लिपट के रो के मुझसे ये कहती है कि जी मेरी कितनी ज़िंदगी रह गई, इस बच्ची का क्या होगा, इस बच्ची को कौन संभालेगा? सही बात। दीज आर द काइंड ऑफ हॉरर स्टोरीज, यू आर राइट, दर्दनाक कहानियाँ हैं जो हमें सुनने को और देखने को मिल रही हैं, और उसके ऊपर आप लोग सियासत करते हैं। क्या आप में से कोई गया है इन लोगों से मिलने, पूछा है, किसी को एक वक्त की रोटी दी है? That is an important question. शर्मिला साहब, मैं लौट के आता हूँ। हमें नजर आते हैं जलसों जुलूसों में गाने बजाते हुए। जी जी, आम नुकात उठाए। मैं जरा इस पे जरा क्विक रिस्पॉन्स सर। खान साहब सिंध नहीं गए, मतलब बहुत ज़्यादा आप भी कह रहे मुतासिर हुआ है, और जिस तरह की स्टोरीज बता रही हैं, और वो बात मेरे ख्याल में जनूबी पंजाब के दौरे में की थी कि जब इतना पानी हटेगा तो गंदम की बड़ी अच्छी क्रॉप होगी। पिजाई नहीं हो सकती। मैं खुद मौजूद था, उन्होंने मुझे बताया लड़काना और मोहनजोदड़ो के दरमियान जो एरिया अभी भी पानी खड़ा है, नवंबर में सिंध में होती है, पानी ना उतरा, वो ग्रेविटी का इंतज़ार कर रहे हैं। गंदम की काश्त नहीं हो सकती। देखिए जो शर्मिला साहिबा बता रही थी, इट्स रियली यू नो हार्ट ब्रेकिंग सॉर्ट ऑफ स्टोरीज, और मानते हैं इस बात को। और देखिए पॉलिटिक्स की बात नहीं है, इंसान को सबक हासिल करना चाहिए। जो कैलामिटीज़ आती है ना, उससे सबक हासिल करके देखना होता है कि आपने उसके बाद आगे क्या किया। मैं ये कह रहा हूँ कि यस, ये इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश है। लेकिन यही आजमाइश अगर हम लोगों ने वो जो ड्रेनेज बेड्स हैं, जो 3 ड्रेनेज बेड्स जो कब्ज़ा माफिया के हाथ में चले गए, और
बंद ना किए होते तो शायद ये इस बच्ची के जिसके ये किस्सा सुना रही है उसके माँ बाप ना होते, शायद वो आदमी जिसको अपनी बच्ची और अपने वो भैंस के दरमियान में फैसला करना होता है शायद उसको वो फैसला ना करना पड़ता। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके अगर आप उसकी ऑडिट में जाए ना तो कसूरवार हम एज ए गवर्नमेंट आ जाती है, क्योंकि हमारे गलत फैसलों की वजह से ये हुआ है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए इमरान खान ने वो जो एक कमेंट कहा था इनका उस पर तजिया, मैं आपको एक बात बताता हूँ और ये आम तौर पे होता है, ये किसी भी इंसान के साथ होता है। हम जब कहीं जाते हैं, कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हुई होती है जो लेट्स से एक्सीडेंट हुआ होता है या कोई और चीज़ होती है, तबाही कोई चीज़ हुई होती है, हम नॉर्मली उसका वो करके फिर उनको एक उम्मीद दिलाते हैं कि यार देखो ठीक है अल्लाह ताला की वजह से ये आया, सब नुकसान हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इससे अल्लाह ताला मतलब इन एवरी एशेस देयर इज अ न्यू लाइफ। तो आप उस होप को करते हो कि यार देखो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे आगे जो तुम्हारे जो ये हुआ है उसमें आपको कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला फायदा दे देगा। सिंध के मुतासिर इलाके का दौरा नहीं किया और जल से जुलूस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। सक्कर गए थे लेकिन वहां भी लोगों ने सवाल पूछा था कि जब हम डूब रहे थे आप कहां थे। देखिए इस तरह ये इसमें डेफिनेटली वही है। एक चीज मैं बता देता हूँ, एज ऑफ नाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ जहाँ पे हुकूमत में है वहाँ पे उन लोगों ने सारे किए, हर चीज़ किए। बाकी एज अ पाकिस्तानी सिटीजन और एज अ पर्सन जिसके ऊपर पूरी दुनिया के पाकिस्तानी ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने सिंगल हैंडेडली 10 अरब रुपए, देखिए पैसों से ही होता है ना, हर चीज पैसों से होता है, तो उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा किरदार करके 10 अरब रुपए आप और मैं या कोई गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती आपके है। पंजाब की हुकूमत है, केपी की हुकूमत तो वो है, 10 अरब से ज्यादा आपके पास फंड नहीं, दैट देखिए सुने, दैट फंड इज गवर्नमेंट्स फंड। Okay. That fund is not an individual। जब गुजरात, फैसलाबाद, चिश्तिया के जलसे हो रहे थे तो मेरे ख्याल में पंजाब में, जनूबी पंजाब में अच्छा खासा, और वज़ीर-ए-आला पंजाब तो वहां हमें नजर आया ना ज़्यादातर। देखिए मेरी बात और जो उन्होंने बात की वो मतलब को रिलेट करते हैं लोगों को। पेशावर का जलसा किया, अब पेशावर में जलसा किया, साथ में 470 शहर है, आपको वाकिफ है, मेरे वकूफ से। मेरे बात सुने, मेरे भाई बार बार कहते रहे थ्रू आउट में उस वक्त मेरे दिमाग में कि यू नो ये आफत है, तो हम तो मार्च के बाद से उस आफत को ही टालने के चक्रों में लगे हुए हैं। ये तो कुदरती आफत है, ठीक है, नहीं हम दूसरी आफत की बात करें ना। कौन सी दूसरी आफत? दूसरी आफत ठीक है ना, वो आपको पता चल गया, ठीक है। कौन सी? मुझे नहीं पता चल गया। एक और बात है, मैं एक और कमेंट करना चाहता हूँ। इन्होंने 3-4 दफा ये कहा है कि इमरान खान के फाइनेंशियल उससे और वो छोड़कर चले गए थे। इनको शायद ये भूल गया है कि 2016 में $10 बिलियन, 10 अरब डॉलर, आपने जो डॉलर पाकिस्तान रुपी की जो डिस्पैरिटी थी उसको करेक्ट करने के लिए इतने डॉलर आपने फूंक दिए थे। उसकी वजह से जो ड्रॉप आई है मईशत में वो 17.5% आई है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर 3.1% आए ना, उससे जो ड्रॉप होती है वो $250 बिलियन का फर्क पड़ता है। तो 17% पे आप देखिए कितना फर्क पड़ेगा। ये हुआ था कि जब 2018 में जो पीटीआई को जो गवर्नमेंट मिली थी ना, जो फाइनेंस मिले थे, उसमें एक्चुअली आपने तभी देखा होगा विद इन 3 months एवरीथिंग हिट डाउन द बॉटम। द रीजन बीइंग कि आपका, और यही वो असल जो मुश्किल फैसला था वो ये था कि डॉलर को, पाकिस्तानी रुपी को फ्री फ्लोट करे, कि वो अपनी सतह पर खुद आए। वो जिस वजह से 2022 में दोबारा आते हैं। असल जो नुकसान हुआ ना वो वहां से स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल, एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द डार। सर दूसरा उन्होंने कहा कि वो होटल बनाना जो है वो वैसे बाय द वे 2011 में हुआ था, ठीक है, 2010 में आता, 2011 और 12 में उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी। दैट वाज बिफोर पीटीआई गवर्नमेंट, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मुझे वो दूसरी आफत कौन सी पर ये बता दें। वो मेरे ख्याल में आप ही को तरफ इशारा कर रहे हैं ना, हुकूमत का ना, वो कह रहे हैं मार्च के बाद से, अप्रैल के बाद से, तो आप ही को कह रहे हैं। तो मुझे बताएं कि जो ये जो हुकूमत थी जो बेसाखियों आफत अकॉर्डिंग टू उस हुकूमत से बातचीत के लिए भी आप तैयार हैं? मेरी मजबूरी है ना। मेरी अर्ज तो सुने ना सर, मेरी अर्ज सुने ना सर। गुजारिश ये है कि इनकी जो हुकूमत गिरी वो किस वजह से गिरी थी? इनके अपने इत्तेहादी जो थे उन्होंने इनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली और ये अपनी बोझ तले खुद नीचे गिर गए। तो किस आफत की बात करें? अगर आइन जाके पढ़ लें तो इनको इस बात का जवाब मिल जाएगा। मेरे से क्या गिला करें, जाके पूछे अपने इत्तेहादियों से कि क्यों इनको छोड़ के चले गए, क्यों इनको ये तसल्ली नहीं उनकी करवा सके। तो खामखा टीवी पे ना इस तरह से चीजों का मजाक ना उड़ाएं। कहते हैं पता नहीं $10 बिलियन नीचे चला गया, 17% से पता नहीं $250 बिलियन का नुकसान हो गया। का बता रहे मेरे भाई
ये पढ़ फोन लेना, पड़ा है, पढ़ फिर आप लेना। पाकिस्तान की मजमूई आमदनी जिसको जीडीपी कहते हैं, वो $350 बिलियन की तो पूरी जीडीपी है, उसके अंदर 17% से $250 बिलियन का नुकसान कैसे हो गया? मुझे तो ये गिदड़ सिंह ही समझ नहीं आई। गुजारिश ये है कि खुदा के लिए इस किस्म का मजाक बंद करें इस मुल्क के साथ। यहां पे जो रियासत के मफादात हैं उनके ऊपर इस तरह से खिलवाड़ मत करें। आपने इस मुल्क की मईशत की आपको इतनी तकलीफ है तो क्यों नहीं पीटीवी पे वो चलाते वो वीडियो जिसके अंदर शौकत तरीन साहब दोबारा एक दफा फिर माशी दहशतगर्दी करते हुए पकड़े गए हैं, जहां पे उन्होंने कॉल करके कहा चलाई थी उसने। झगड़ा को और वो जो मोहसिन लगारी को कि आओ लगारी को कि आओ इसके आईएमएफ का प्रोग्राम जो है सैबोटाज करें। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ साजिश थी कि जो एक आम आदमी है उसका कचूमड़ निकलना था? क्या हमने नहीं देखा कि जब मुल्क दिवालिया होते हैं तो 3-3 किलोमीटर की पेट्रोल पंपों के बाहर लगती है, 3-3 दिन के बाद गाड़ियों के अंदर लोगों के पेट्रोल डलता है। श्रीलंका के अंदर ऐसी मिसालें हैं कि लोग गाड़ी के अंदर पेट्रोल का इंतजार करते हुए अपनी गाड़ियों में फौत हो गए हुए हैं, दवाइयां नहीं वहां पे मिलती, और बाकी की सारी जो सहूलियात हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए होती हैं ड्राई अप हो जाती हैं। तो दहशतगर्दी हम कर रहे थे कि ये कर रहे थे? शौकत तरीन की कॉल मैंने आपको कहा, उससे पहले जो फेडरल हुकूमत के चलाने से बड़ी सब्सिडी पेट्रोल की कीमत के अंदर अनफंडेड छोड़ के गए क्योंकि पता था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हारने जा रहे हैं। अगर इतने मुखलिस थे तो बता के भी तो जाते ना कौन सी दराज में कितने पैसे रखे हैं ताकि हम आते और वो निछावर कर देते लोगों के ऊपर। तो खुदा के लिए इस तरह से मफादात के ऊपर रियासत के ना खेलें। खारजा पॉलिसी के साथ आपने खिड़वाल किया, अमेरिका के सामने लाके पाकिस्तान को। नहीं हूं। हाँ जी, क्योंकि वो मिलते भी रहे हैं ना। वो कौन है जो पहले अभी मैडम जाके बनी गाला मिली हैं और उसके अलावा भी रॉबिन राफेल साहब। नहीं, वो तो चलें, वो तो पता चल गया ना। आप जैसे जर्नलिस्ट ने आके बता दिया कि जी इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात की है। उसके अलावा एम्बेसडर साहब के पास रात को इनके कौन कौन से वजीर जाके मिलते रहे, जरा वो भी तो बताएं ना। तो खामखा देखिए, हम अनवार भाई गुजारिश ये है कि हर मुल्क के साथ पाकिस्तान का ये इंटरेस्ट है कि वो अपने ताल्लुकात अच्छे रखे, खास तौर पे एक सुपर पावर अमेरिका जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है आईएमएफ के अंदर। और आप जब मईशत को खोखला करके गए तो आपको पता था कि हमें गिड़गिड़ा के $1 के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, तो आपने वो भी बारूदी सुरंग लगाई। उसके बाद जलसों के अंदर सियासत की, वो जो खत निकाल के आपने लहराया वो कहां पे पता चला हमें? नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग आपने खुद चेयर की, उसके अंदर वो थ्योरी रद्द हो गई। उसके बाद आपने आके वो जो शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग की उसमें रद्द हो गई। जब उसमें रद्द हुई तो आपने शहबाज गिल को कहा आओ बनी गाला का ये फोन है, आओ आके यहां पे जो है ना म्यूटनी फौज के अंदर करने की कोशिश करो। तो अगर आपकी सियासत का मेयार ये है कि आपने रियासत के मफादात के ऊपर अपना कद बढ़ाना है, अपने सस्ती शोहरत कमाने की कोशिश करनी है, तो तालियां तो बच जाएंगी, वक्ती तौर पे लोगों को अपने पीछे लगा भी लेंगे, पर उसकी वजह से नुकसान होगा। आज वो देख के कम से कम कुछ तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और इसको कनेक्ट करें जो तकलीफ आपको आफतजदा इलाकों के अंदर नजर आती है और जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है। 4 सूबे केपीके, पंजाब, जीबी, एजेके, आप उनको ना सिर्फ काम करने से रोकते हैं, उनको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट से जाके बात मत करो। आपकी अगर इस किस्म की सियासत है तो ऐसी सियासत को तो वैसे लोगों को रद्द कर देना चाहिए और आपको रिजेक्ट करके कूड़े की टोकरी में फेंक देना चाहिए। वैसे आपको मना तो नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रेन तो नहीं करना चाहिए। आपने कहा एवरीथिंग ड्राइव्स फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, और ये जीडीपी भी निकाले ना कितनी है पाकिस्तान की। वो आपने कौन क्या फिगर बता दी है? वो खुद भी इकोनॉमी से ताल्लुक है, उनका समझ ही नहीं आई उनको। तो वो इसी तरह ही होता है, जब चीज समझ में नहीं आती ना इधर होता है। मैं इनको बताता हूँ 2016-17 में डॉलर और पाक रुपीस का जो रेट था ना, इसको आर्टिफिशियली सस्टेन करने के लिए डार साहब ने उसको डार्क कर्व कहते हैं, उसको डार्क कर्व कहते हैं, ठीक है। इट वाज कॉइंड विद द नेम ऑफ डार्क कर्व, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसमें $10 बिलियन, ठीक है, वो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया था, ठीक है। उससे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्रॉप हुआ था वो $6 बिलियन का हुआ था। चलो उसके बाद तो 4 साल आपकी हुकूमत भी आ गई ना, आगे बढ़े ना। तो उन 4 साल में बेहतर किया ना, उसमें बेहतर किया। अब बात आ जाती है जो जिस लिहाज से इन्होंने कहा ना, देखिए कहने की हद तक इन्होंने सारी बातें बताते रहे। इन्होंने ये नहीं बताया कि इसी पेट्रोल पे
इन्हीं की हुकूमत ये कहती थी कि जब 150 रुपए का पेट्रोल था, ये लोग कहते थे कि 40 रुपए सस्ता होना चाहिए, 20 रुपए सस्ता होना चाहिए, और ये लोग कहते थे कि हम ये हो जाना चाहिए। इसी उस वक्त इनको याद नहीं था कि ये सारी चीजें बाहर के उसकी वजह से मतलब डॉलर, और इनके जमाने में तो 90 रुपए पर, $90 पर आ गया ना। उस जमाने में तो $120 पे था। उस जमाने में इनको, उस जमाने में इसको नहीं, मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त जीडीपी से बड़ा नुकसान हो गया था, ठीक है ना। अच्छा, उस लिहाज से वो करूं, मैं रिजर्व्स की बात कर रहा हूं। जिस वक्त $21 बिलियन रिजर्व्स थे आपके, उसमें से आपने $10 बिलियन को यूज कर लिया था। रिकॉर्डिंग देखिएगा, $250 बिलियन आपने क्या कहा था, आप देख लेना, ठीक है ना। उसमें से मैं उस रिजर्व्स की बात कर रहा हूं जो 21 बिलियन थे, और आपने उसमें से 10 बिलियन यूज कर लिया था। आप बिल्कुल कर लें, लेकिन इनको ये चीजें याद नहीं है कि जिस वक्त इनके एक एक बंदा आके ये सारी बात कर रहा था। बाकी रह गई बात ये कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने कहा है, उसने कहा है मैं 2 काम साइमल्टेनियसली करूंगा। अब ये लोग कर नहीं सकते तो इनका मसला है। उसने कहा है नंबर 1, मैं जो सैलाब की वजह से जिनको नुकसान हो रहा है मैं उनके लिए भी काम करूंगा। करते हैं ना, बाकी सारे तो सियासी बयान देते रहते हैं। करते हैं बिल्कुल, जो उनके वो है वो कर सकते हैं, बाकी देखिए बाकी चारों जो जैसे इन्होंने फेडरेशन यूनिट्स की बात की वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ये जो नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर बना है उसमें आते हैं, उसमें इमरान खान के आने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सीएम्स की बात कर रहा हूं, सीएम्स की या उनके वो रिप्रेजेंटेटिव। बगावत की तरकीब कहां से हुई थी मुझे बताएं, वो फोन कॉल कहां से हुई थी? मुझे एक बात बताएं, फैटफ किस लिए था? फैटफ किस लिए था? फैटफ के ऊपर वोट के, उसके अगेंस्ट वोट किसने डाला? बगावत वोट किसने डाला? 13 की 13 पार्टियों ने मिल के फैटफ के खिलाफ वोट डाला। शहबाज गिल ने कॉल कहां से की थी? किसी पीटीआई वाले ने कोई वोट नहीं डाला। अगर बयान दिए तो बयान दिया होगा। सुन ले, जिसकी बात करें ना, ये शहबाज गिल ने बयान कहां से दिया था? उन दोनों की बात करें, उससे बड़े बयान तो मेरी बात सुने। शर्मिला फारूकी साहब, सर शर्मिला फारूकी साहब, सैलाब से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक मिनट, ह्यूमन ट्रेजेडी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सर। एक मिनट है, शहबाज गिल साहब की जो बात की है ना, आप मियां शर्मिला नवाज साहब, शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज वो बात हो गई है। अब तो शहबाज गिल साहब पे मानद का मुकदमा लग गया ना। तो शर्मिला फारूकी साहब, शर्मिला साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो कह रहे खान साहब कहते हैं 2 काम बैक वक्त करेंगे, सलाम के लिए टेलीथॉन, उनका 10 अरब रुपए इकट्ठे किए, और साथ में आजाद हकीकी आजादी के जलसे जुलूस, तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, नेवर। खान साहब से आप कुछ और एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। आप उनसे किसी किस्म की कोई इंसानियत, किसी किस्म की कोई रवादारी, किसी किस्म का कोई जज्बा या मोहब्बत या दुख सैलाब ज़दगान के लिए एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। बिकॉज़ मैंने कहा ना कि वो अपनी ज़ात के अंदर इस कदर फंसे हुए हैं, मैं अना, कि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे अनफॉर्चुनेटली। कोई भी शख्स अगर उसके दिल में इस वक्त इस सिचुएशन में, इन हालात में, इन लोगों के लिए अगर दर्द और तकलीफ़ नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि उसके अंदर, उसके दिल में किसी किस्म की कोई इंसानियत नहीं है। ये नहीं हो सकता, 2 चीज़ें बैक वक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा। और क्या ऐसा मसला है? नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान है, इस वक्त तो पाकिस्तान मुश्किल के अंदर है। पाकिस्तानी लोग मुश्किल हालात के अंदर हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, उनको बहाली की ज़रूरत है, उनको बचाने की ज़रूरत है। हर चीज़, एवरीथिंग कैन वेट, हर चीज़ हो जाएगी, सियासत भी हो जाएगी, इलेक्शंस भी हो जाएंगे, तमाम चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये जो वक्त है, ये वक्त वापस नहीं आएगा। आपको याद है ना कि सक्खर जब गए थे खान साहब, लोगों ने पूछा कि जब सैलाब आ रहा था तो आप किधर थे? जी पूछा था। सिर्फ फोटो ऑप्स के लिए अगर आप 2-2 घंटे यहाँ वहाँ घूम फिर के आ रहे हैं, तो ये फिर आपके दिल में पाकिस्तानियों के लिए कोई जज्बा या पाकिस्तान के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। यू डोंट कॉल योर सेल्फ पेट्रियाटिक। हाँ, आप जलसों में पूरा दिन गुजार सकते हैं, तकरीरों में 2-2 घंटे गुजार सकते हैं। ये तमाम चीज़ें रुक जानी चाहिए थी। हमने तो तमाम सियासत छोड़ दी ना। वी डोंट डू एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इस वक्त हम सब लोग जो हैं वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, हमारे अपने लोग हैं, हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन ये दिस इज़ आवर ड्यूटी जो हम पूरी कर रहे हैं। वैसे शर्मिला साहब, अगर मैं आपसे सवाल ज़िम्नन कर सकूं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, इस वक्त आप लोगों का कुली जो फोकस है वो सैलाब ज़दगान की बहाली है। वैसे लेसन लर्न क्या है मैम? ये भी तो आप लोगों ने खुद जरूर सोच की होगा कि अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का पानी आएगा और फिर बारिशें हैं,
तो क्या कच्चे का जो इलाका है सिंध में बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल दरिया के किनारे रह रहे होते इसके हैं। ऊपर तो अनवार साहब इसके ऊपर तो एक हंगामी तौर पे एक लाएमल तय करने की ज़रूरत है और उसको अमली जामा पहनाने की भी ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कि ये ऐसे हालात होंगे। ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस इज़ अ रियलिटी, एक भयानक रियलिटी है जिसके ऊपर हम बहुत अरसे से बात भी कर रहे हैं, दुनिया को बावर भी करा रहे हैं, लेकिन दुनिया में किसी ने इसके ऊपर अमल नहीं किया। वी विल हैव टू इंश्योर कि वो ममालिक जिनकी वजह से हम मुतासर हो रहे हैं वो भी तब्दीली लेकर आएँ। ठीक है, हमें भी अडेप्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी जहाँ तक हम कर सकते हैं। सस्टेनेबल घर बनाएं, वाटर रिजर्वोयर्स बनाएं, इक्विप्ड हों, लेकिन अगेन इस किस्म की कैटास्ट्रफी के लिए इवन डेवलप्ड नेशंस में से कोई तैयार नहीं होगा। ठीक, जिस मैग्नीट्यूड की ये कैटास्ट्रफी है, जितनी डेवस्टेशन है, मुझे याद है कि 2010 के अंदर हमने देखा था जब सैलाब आया था तो एक तरफ से पानी का रेला जा रहा था जी, इधर तो आप खड़े हो तो चारों तरफ पानी है, देयर इज नो वे आउट। पानी को निकालें तो पानी को डालें कहाँ, वेयर? हर तरफ सैलाब है, ये इशू है। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी 11-11 फुट पानी खड़ा है, वहाँ पर सिवाय कश्ती के और कोई चीज़, कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। सर ड्रेनेज भी होगा तो जाएगा कहाँ पानी, जाहिर बात है। वहाँ पर नुकते है के ऊपर जी जी आप सही कह रहे हैं, जब ड्रेनेज है तो वो 100 किलोमीटर की मतलब कि अगर ड्रेनेज बन जाए, बहुत बड़ा बन जाए तो फिर कैसे हो जाता है। अली साहब मैं एक और आपसे सवाल करूँगा, जाहिर बात है खान साहब ने ये भी साथ में कहा है कि जी अगर वो बातचीत के लिए तैयार है, आपने कहा वो सैलाब ज़दगान की बहाली पर हो सकती है, अच्छी बात है, हम उम्मीद करेंगे इस पर भी मामला बढ़ेंगे। साथ में उन्होंने आर्मी चीफ की, मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की भी बात की है। उन्होंने तो वैसे DGI इस्पार साहब ने तो बबांगे दौल कहा है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ना वो इसकी मुतमन्नी, और उन्होंने फैसला कर लिया है। ये जो खान साहब की ऑफर है, इसके पीछे उनकी क्या सोच है? देखें, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के अंदर क्या इमरान खान साहब की ख्वाहिश की कोई वक़्त है? मेरा नहीं ख्याल कोई इलेक्शंस के बाद हो जो मुंतखब हुकूमत, और उनको इनको पूरा यकीन है कि यही आ जाएगा जीत के, तो ख्वाहिश ही हुई ना जी उनकी। नहीं, वो तो वज़ीर आज़म का एक इस्तेकाक होता है ना। तो फिर सर मैं यहीं पे आ रहा हूँ ना बात, जहां तक आइन और कानून मैंने पढ़ा है, और माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो अमेंडमेंट एक्ट खुद चैंपियन किया था 2020 के अंदर, उसके मुताबिक इंशाल्लाह वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक अपॉइंटमेंट करेंगे, और इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश और जो उनकी उम्मीद है उसकी कोई वक़्त नहीं है। और उस कानून के अंदर बाजवा साहब के पास एक्सटेंशन की बिल्कुल गुंजाइश है, और इसके साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्ट्री से टॉप मोस्ट जर्नल्स की रिकमेंडेशन आती है, हमारी नजर में वो इक्वली कॉम्पिटेंट है। ये PM का प्रेरोगेटिव है, जब उनका ध्यान ये जो रेस्क्यू और रिलीफ से बाहर निकल के फलाद, ये जो सैलाब ज़दगान की रिहेबिलिटेशन से बाहर आएगा, वो मेरिट के ऊपर कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। इमरान खान साहब जाएं, आइन पढ़ें, जो कानून उन्होंने चैंपियन किया था अमेंडमेंट एक्ट, उसको पढ़ें। उसके अंदर किसी जगह इमरान खान की राय की कोई अगर वक़्त है या अली परवेज की राय की कोई वक़्त है तो जरूर वो आके TV पे उसका इजहार कर लें, वरना इसका कोई मकसद नहीं है, ना इसकी कोई इंपॉर्टेंस है। सर ये तो उन्होंने कहा कि ये आपकी वैसे ये ख्वाहिश क्यों कर अचानक से आई है? देखिए लेट्स पुट लाइक दिस, ये जो अली साहब कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हूएवर इज़ द प्राइम मिनिस्टर। मेरी पर्सनल एक ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश, पर्सनल ख्वाहिश ये है कि एक ऐसा बिल पास हो जिसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग आर्मी, देयर शुड बी नो एक्सटेंशन व्हाटसोएवर। ये आपकी द्वारा हुकूमत में नहीं, देखिए बात ये है कि मैं ये पर्सनली, बाकी लोग, मैं उसमें नहीं शामिल था जब वो हुआ था ना। अगर आप मुझसे पूछे, मैं कहूंगा कि क्योंकि ये जो एक्सटेंशंस होती है ना, ये इंस्टीट्यूशंस को तबाह करती है। क्यों? उसका एक इम्पैक्ट आता है डाउन द लाइन, हर नीचे तक। तो खान साहब को फिर अचानक ये बात करना, इस खान साहब ने, आपने एक्चुअली यू डिड इनजस्टिस विद द इमरान खान वर्ड्स। खान साहब ने कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा कि, खान साहब ने ये कहा है कि जो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं समझती कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था, देखिए हमारी राय है ना, अपना एग्री करें, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये जो इशू है इट शुड बी डेफर्ड
till the new government comes in and takes the elected government comes in and takes the decision. अच्छा, It ये should be- context this है। is the सर, ये context. context है कि तो आपकी हमसे हुकूमत- बात क्यों करनी है? ठीक है, हाँ, वो हमसे बात क्यों करनी ठीक है? है, ठीक है। वैसे बात क्यों करनी है? वजह बात इसलिए करनी है, इसलिए बात करनी है कि इस वक्त बाय हुक और बाय क्रुक दे आर इम्पोज्ड ऑन अस, ठीक है। नाउ उस वक्त इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल जो कि बेचारे तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ को सामने रखते हुए हमें ये कोनीन की कड़वी गोली को भी खाने को हम वो कर रहे हैं। मुझे एक सेकंड बताएं, कड़वी मैंने आपसे- गोली। यार, कड़वी नहीं, गोली। एक सेकंड अनवार भाई, मुझे ये बताएं कि पहले यही असेंबली, यही मेंबरान, यही इत्तेहादी इनके साथ हो तो निजाम जो है वो लेजिटिमेट है, वही इत्तेहादी हमारे साथ हो तो निजाम इलेजिटिमेट बन जाता है। भाई आपके आइन के अंदर एक स्कीम मौजूद है जिसकी नेशनल असेंबली के अंदर मेजॉरिटी है, उसकी हुकूमत होगी, ये माने या ना माने उससे कोई फर्क पड़ता है? वहां पे निजाम चल रहा है, कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं, हुकूमत सलाब जदगान के लिए कोशिश करी है, जो सियासतदान अपनी सियासत चमकाना चाहता है, रियासत के मफादात के ऊपर, लोगों की तकलीफ के ऊपर चमकाता रहे, जब मैदान लगेगा उनको खुद उसका जवाब मिल जाएगा। अगर ये जीतेंगे मैं इनको आके सबसे पहले मुबारक दूंगा। आज इनकी ख्वाहिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हुकूमत इन प्लेस है, वो अपना काम जारी रखेगी, चाहे उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट हो, चाहे यहां पे कोई और अपॉइंटमेंट हो, चाहे कोई और फैसला हो। मुझे बता दें फिर इसका मतलब है पिछले 4 साल में जो फैसले हुए हैं, आपको जो बजट मिला है वो इसका मतलब है वो सारा इलीगल है, तो आपसे विड्रॉ कर लिया जाए, कल आपके ऊपर नैब के ऊपर मुकदमा होगा कि जी आप गलत तनख्वाहें ड्रॉ करते रहे। तो इस तरह से निजाम नहीं चलता। क्यों शर्मिला खुदा साहबा, के लिए कोई एहसास करें। शर्मिला साहबा की उसमें राय ले लेते हैं। शर्मिला साहबा, जो इमरान खान साहब ने जो शराइत दी हैं, आपके हवाले से क्या राय? डॉक्टर अमाई साहब ने उसको कॉन्टेक्स्ट भी बताया, उन्होंने वो हुकूमत को, उन्होंने कहा उनके मुताबिक उस हुकूमत को मुनासिब और जायज़ नहीं समझते, अभी भी कह रहे नहीं समझते, लेकिन बातचीत के लिए तैयार हैं आप लोगों से। देखिए, इमरान खान तो अपने अलावा किसी को भी जायज़ नहीं समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर उनके अलावा जी कोई इलेक्शन जीत जाए तो वो इलेक्शन जो है वो धांधली से, उसमें धांधली हुई है। वो ये समझते हैं कि उनके अलावा अगर कोई पार्लियामान में बैठ जाए तो वो पार्लियामेंट जाली है। वो ये समझते हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला आए तो जी वो जज ख़राब है। वो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे तो इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। तो इमरान खान अपने अलावा किसी को कुछ समझते हैं भी कि नहीं समझते? उनकी ज़ात पे या उनकी स्टेटमेंट्स पे गुफ्तगू करना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने कहा ना, इस वक्त नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, किसी इस वक्त किसी चीज़ की अहमियत नहीं है सिवाय उन लोगों की जो इस मुल्क के अंदर सैलाब से मुतासर हुए एग्रीड, हैं। ठीक है सिर्फ और सिर्फ सर। लेकिन आप, लेकिन वो मैडम, वो लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने उनको जाती हैसियत में तलब भी कर लिया ना, तौहीन इलेक्शन कमीशन में, चाहे वो अदलिया हो। जाएं जाके जवाब दें। मैं एक कमेंट जी। करूंगा, एक मैं कमेंट। कह रहा हूँ आपने कहा, लेकिन वो खान साहब को देखे ना, वो कह रहे हैं मुझे मुकदमों में मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा है, इलेक्शन कमीशन ने अब उनको जाती हैसियत में तलब कर लिया है, 22 सितंबर को उन पे फर्द जुर्म आयद हो जाएगी अगर उन्होंने गैर मशरूत माफी ना मांगी। अनवार साहब मेरी बात सुने। अनवार साहब जी, तोशा खाना केस जो है वो उनकी ब्लंडर्स की वजह से बना है। फॉरेन फंडिंग केस, आपने 22 अकाउंट्स छुपाए हैं, वो आपका मसला है भाई। ठीक है, आपके फाउंडिंग मेंबर ने आपके ऊपर कंप्लेन की थी, वो हमने तो नहीं करी है, ना पीपल्स पार्टी ना पीएमएलएन। ठीक। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये तो इमरान खान की अपनी फॉलीज हैं। सर अपनी फॉलीज है, और- जवाब और- देने और- में। और- और- ब्लंडर्स हैं। डॉक्टर ये साहब से जवाब दहशतगर्दी देने वाला में। भी जो मामला है, हाँ। क्या हमने उनको तकरीर लिख के दी थी कि वहां पे जाके जज साहिबा को जज डराएं खड़े धमकाएं, होके उसके बाद आपसे आज कह रहे थे अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं माफी मांग जज लेता। को बात ये है कि- थ्रेटन करेंगे तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट तो होगा ना। जी, कंटेम्प्ट तो होगा सर। वो बिल्कुल सही कहती है, कंटेम्प्ट तलवार लटक रही है आप बिल्कुल पे, कंटेम्प्ट नायली होना की। चाहिए, बिल्कुल कंटेम्प्ट होना चाहिए। जब ईंट से ईंट बजा रहे थे तब भी सर कंटेम्प्ट ये होना क्या है, चाहिए। ये उन्होंने बयान दिया था, अब इनका बयान मैंने होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। नहीं, देखिए, अब मैं आपको एक जजों चीज़ ने बताता वो हूं। कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं लिया तो ये भी ना ले। हमने तो नहीं जजों को कहा कि कंटेम्प्ट का नोटिस ले लें। अब देखिए, जस्ट अलाउ मी प्लीज, ठीक है। एक चीज़ शर्मिला साहिबा ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इमरान खान के अंदर इंसानियत। देखिए, जो शख्स एक गरीब आदमी के लिए सबसे जो महंगा तरीन जो ट्रीटमेंट है ना वो कैंसर है, ठीक है। सही। एक शख्स और एक जो सबसे महंगा तरीन जो एजुकेशन होती है वो हायर एजुकेशन होती है, ठीक है। एक शख्स जो गरीबों के लिए फ्री कैंसर ट्रीटमेंट और फ्री कर सकता है, आपसे कह सकते हैं उसके अंदर इंसानियत नहीं है, ठीक है। नंबर 2, इन दोनों ने कहा था कि जो है ना ये
क्या कह सकते कार्बन एमिशन फलाना। मुझे पता है इमरान खान के अलावा किसने आज तक क्लाइमेट के ऊपर सर, बात हाँ, की ये है? ठीक इसका है, एक जवाब मिनट है, दीजिए। एक मिनट है, एक मिनट है, ठीक जवाब ले लो ना है, अलाउ मी टू फिनिश, ठीक है। मैं आपको एक वक्त बात खत्म बता हो दूं, तो रहा मैं आपको है। एक बात, मैं ठीक है, दो चीजें हुई थी 1995 में। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने हर वो काम किया था कि जिसमें इमरान खान के शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल को उस पर टीवी बजा। अच्छा, वही काम अब ये दोनों हुकूमतें फिर कर रही जवाब ले है। लेते अब वो कर रही है क्योंकि ये जो फंडिंग के लिए वो कर रहे ताकि ये जवाब फ्लड्स दीजिए। के लिए आए, ये लोग नहीं चाहते कि One liner, one सुने। liner। सारे उनके सारे टीवी चैनल्स को बंद किया हुआ है। ये जो आज तक पानी के जखीरे हैं जो पाकिस्तान के अंदर बने हुए, वो इमरान खान साहब ने बनाए हैं। जो गाजी बरोता बना, जो भाषा डैम के लिए जो जमीन खरीदी गई, ये सारा कुछ इमरान खान साहब ने किया। क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, उसके लिए आपको एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी बनानी है, आपको रिजर्वॉयर्स भी बनाने हैं। मुझे बताएं, इमरान खान ने तो 300 डैम बनाने थे, वो कौन से बनाए? डैम्स आर नॉट क्लाइमेट चेंज सर जी, डैम्स आर नॉट, इट्स द ट्रीज, इट्स द ट्रीज। चले जी, वक्त खत्म हुआ जा रहा है। मेरी बात सुने, तो क्लाइमेट चेंज को आपने फाइट किस तरह करना है मुझे बताएं। सर वो लंबी बहस है, लंबी बहस है। अली भाई वक्त खत्म हो खुद जाता है। कहते हैं कि 1% एमिशन में हमारा रोल है, तो हम कहते हैं कि जी एमिशंस के ऊपर कर ले, बहुत उसको शुक्रिया मैनेजमेंट में हमने काम नहीं डॉक्टर करना। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची। व्यूअर्स, बहुत अहम इशू है मेरे ख्याल में, सैलाब फोकस हमारा इस पर ही होना चाहिए। साथ में जो और दीगर इशूज है हम गए बगए उनको अपने प्रोग्राम में लेकर आएंगे, आता करते रहेंगे। फेसबुक और ट्विटर पर राय से नवाजिएगा। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।